हो जाएगा। ठीक है ठीक है। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देव, क्या हाल चाल? बढ़िया से अब। यस सर, आप चलिए। बताओ। हाँ। आइए आज अपन बेटा जहाँ से अपन ने किया था स्टार्ट, थोड़ा सा बेसिक से वहीं से बात करते हैं वापस से। ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज की क्लास अपने न्यूमेरिकल से भरी हुई होगी। जो आपने टॉर्क के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स किए हैं वही न्यूमेरिकल्स को अपन रिपीट करेंगे और देखेंगे कि कहां तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। बेसिकली अपन ने क्या बात की थी बेटा कि अगर कोई अपने पास ये नट है और अगर आपको इसको खोलना है या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज है उस पर आप कहां फोर्स लगाओगे बेटा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। ठीक है ना? कोई भी टॉर्क ऑब्जेक्ट इज है। इक्वल टू एफ इन टू एस। हाँ, टॉर्क टॉर्क की बात करेंगे। आप क्या बोलते हो बेटा? इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हो। क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हो, जिसको टॉर्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? टॉर्क भी। आप इस फोर्स के बारे में कुछ बातें जानते हो? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन सर, वरना मैं इसको डायन में भी लिख सकता। हाँ ठीक है। डायन में कैसे लिखेंगे बेटा? इंटू 10 100 होता है क्या सर? देखो आज के बाद आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अपन एकदम बेसिक से देखेंगे, है ना? कभी भी आपको मेमोराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन्स। ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में जो फोर्स की यूनिट जो न्यूटन होती है बेटा, वो न्यूटन तो साइंटिस्ट के नाम पे है। किसके नाम पे है बच्चा? साइंटिस्ट न्यूटन। के नाम पे है। बट एक्चुअल में जो फोर्स होता है बेटा हमारा, वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके। तो मास किसमें होता है बेटा? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? यस। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एक्सेलरेशन की सर केजी। एक्सेलरेशन की केजी, मास की केजी होती है बेटा। अच्छा सर, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। राइट सर। एक मिनट, थोड़ा सा इधर देखो बेटा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। सर मीटर। है ना? और वेलोसिटी की क्या होगी बेटा? वेलोसिटी की क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी मीटर को पर क्या लिखते सेकंड। हो आप? एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यानी कि यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट, वो क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड। याद है आपको? यस सर। ठीक है। वहीं एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? आपने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। क्या होता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन? सर एवरेज एक्सेलरेशन होता है हमारा लाइक मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको बेसिक बताओ, एकदम बेसिक, कभी नहीं भूलोगे। आप फोर व्हीलर के अंदर बैठे हो ना कभी भी? क्या सर? मतलब कार वगैरह ड्राइव की होगी पापा के साथ, तो आप फ्रंट सीट पे बैठे होंगे ना? पास वाली जो फ्रंट सीट होती है। यस आपने सर। कभी बोला होगा पापा एक्सेलरेट कीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। हाँ सर। यू गॉट इट बाय पॉइंट? है ना? तो ये फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिक्स पढ़ने का मजा एकदम नेचर से है। एकदम नेचर से रिलेट करके फिजिक्स को सीखना है, जिससे आपको ये जो मेमोरी के अंदर है ना, याद करने वाली चीजें, मैं जितना समझ पा रहा हूं आपने चीजें याद की हुई है, जो मगअप हो चुकी है, जो एकदम ऐसा हो चुका है, रायता फैल चुका है अंदर, की कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज कहां पड़ी हुई थी। है ना? तो एक्सेलरेशन की आज अपन ऐसी यूनिट देखो, आज के बाद कभी आप वेलोसिटी की यूनिट भूल पाओगे? क्यों? वेलोसिटी क्या है? जैसे मान लीजिए मैं कोटा से लेकर, और आप कहां रहते हो बेटा? उत्तराखंड में ना? नहीं सर, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अच्छा, दिल्ली गुड़गांव में रहते एनसीआर। हो, चलो ठीक है। तो मैं कोटा से लेकर गुड़गांव तक आता हूं बेटा, किससे? बाय। मैं बाय कार आता हूं। तो एक बार बताइए बेटा, मेरी वेलोसिटी या मेरी स्पीड वो कैसे मेजर करूंगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अरे हाँ के ना? अगर मैं अपनी यस सर। कार की स्पीड की बात करूं कि गुफरान सर कोटा से गुड़गांव जा रहे हैं 5 घंटे में, या मान लीजिए 6 आवर्स में, कितने आवर्स में बेटा? टाइम मुझे लग रहा है 6 आवर्स। कितना लगा है? 6 आवर्स बाय रोड। तो बेटा मैं अपनी एवरेज स्पीड कैसे बता पाऊंगा? कोटा से गुड़गांव तक की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर से बेटा? थ्री सिक्स हंड्रेड थ्री किलोमीटर हंड्रेड तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? ये आपके पास डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, यस। तो मेरे पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? आपको टाइम नहीं, 300 किलोमीटर दे रखा है सर, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी मेरी 30 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड का मतलब
कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। यस सर। ओके, डिस्टेंस कितने ट्रेवल की बेटा मैंने? 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 300 300। किलोमीटर। और टाइम कितना लगा बेटा मुझे? 6 आवर्स। तो कितनी आ गई बेटा? 6 से अगर मैं कट करूंगा तो 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर। बात आ रही है आपको समझ में? तो यस एकदम सर। एकदम आप बेसिक से आए ना, इसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी है कि ये फॉर्मूला है मुझे याद करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस अपॉन में टाइम से निकालूंगा। अरे मुझे अपनी एवरेज स्पीड निकालनी है। आप अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्लोर पे होंगे। अगर आप वहां से अपने मेन रोड पर जाते हो और आपको 1000 मीटर चलना है, मान लीजिए बेटा आपको 100 मीटर चलना है, 100 मीटर, आप अपने अभी जहां रूम में बैठे हो वहां से आपको दूसरे रूम में जाने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 100 दो मीटर, 5 मीटर। है ना? मान लीजिए 100 मीटर फॉर एग्जांपल, आपको रूफ तक जाना है, कहीं तक जाना है, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी, मीटर में बहुत छोटी डिस्टेंस, और आपको टाइम लगता है फॉर एग्जांपल 50 सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है बेटा? 50 सेकेंड्स। अब आप अपनी यहां पर स्पीड निकाल सकते हो कि आपकी स्पीड क्या होगी चलने की? यस सर। कैसे निकालोगे बेटा? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। सेकेंड्स। तो आज के बाद याद रहेगा, स्पीड और वेलोसिटी में केवल डायरेक्शन का फर्क होता है, यूनिट तो सेम होगी ना बेटा दोनों की, यस सर। है ना? इसका मतलब वेलोसिटी की यूनिट भी क्या हो जाएगी मेरे पास? मीटर पर मीटर पर सेकंड। बात आ रही है सेकेंड। समझ में? अब एक्सेलरेशन पर आते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा और आपने याद भी किया होगा कि सर एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। यस सर। अब देखो बेटा, आज के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था ना कि आप पापा गाड़ी चला रहे हैं, आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, पापा गाड़ी बहुत स्लो चला रहे हैं, आपने बोला पापा एक्सेलरेटर पे थोड़ा पैर दबाइए। एक्सेलरेटर पे पैर दबाने के मतलब थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए। अरे हाँ के ना? है ना? हाँ सर। इसका मतलब पापा आपके एक्सेलरेटर पे पैर दबाएंगे। इसका मतलब अभी मान लीजिए आपकी स्पीड कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करता हूं बेटा, अभी जो आपकी स्पीड है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, और पापा ने गाड़ी की स्पीड को जो आपने बोला उतने टाइम इंटरवल में, मान लीजिए पापा ने 5 सेकंड लिए और गाड़ी की स्पीड को कितना पहुंचा दिया बेटा? 60 मीटर पर सेकंड। कितना पहुंचा दिया बेटा? 60 60 मीटर पर मीटर। सेकंड। इसका मतलब आपने गाड़ी एक्सेलरेट की, वहीं से ये वर्ड आया, ये फिजिकल क्वांटिटी आई। क्या क्वांटिटी बेटा? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? एक्सेलरेशन। और अगर आप एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए वो निकालोगे तो उसको कौन सा एक्सेलरेशन बोल दिया जाता है? एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? एवरेज एवरेज। एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है? चेंज इन सर वेलोसिटी। बोला 60 मीटर पर सेकंड तो हमारे 216 किलोमीटर हुए ना। कहां पर बेटा? अगर हमारे जो 60 मीटर पर सेकंड हुआ वो तो हमारे लाइक 216 किलोमीटर पर आवर आर हुआ ना। नहीं, आर में नहीं कर रहे हैं अभी अपन, 60 अभी अपन केवल मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। यूनिट्स के बारे में भी अपन बात करेंगे। अपन सिंपल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, अपन केवल यहां पर यूनिट देखना चाहते हैं एक्सेलरेशन की, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आपको याद है डायरेक्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? यस सर। नहीं याद है? अभी निकाल रहे हैं। like मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, याद आ गया ना? अब देखो इसी से बस वही वही चीज कर रहा हूं मैं। तो अगर आप अभी यहां चेंज निकालोगे बेटा तो चेंज क्या आ जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। यस सर। यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा अपने पास? 60 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितनी थी बेटा? 10। बाहर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। और नीचे कितना टाइम लगा बेटा आपको? 5। और सेकंड आएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा यस यहां पर? 50 अपॉन में 5। यानी कि आपका एक्सेलरेशन कितना रहा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात आ रही है बेटा समझ में? आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है। चलिए फोर्स की एसआई यूनिट पर आते हैं। अपना काम था फोर्स के एसआई यूनिट को देखना। आपने फोर्स के एसआई यूनिट को न्यूटन में बता दिया, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? एन होता है, कैपिटल एन होता है। बात आ रही है समझ में? है ना? अगर मुझे एसआई यूनिट देखनी हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक एक्सेलरेशन। है? और मास की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी। केजी। और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तो एसआई यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ
कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूटन बोल रहा हूं। यही बात है ना बेटा, यस सर। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम मिलाकर क्या बोल रहे हैं, न्यूटन बोल रहे हैं न्यूटन। साइंटिस्ट के नाम पे। और ये कौन सी यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, एसआई। ऐसा, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हमारे सेट किए गए हैं उस स्टैंडर्ड की ये यूनिट है। अभी जो आप डाइन यूनिट बता रहे हो वो कौन से सिस्टम की यूनिट है, क्या वो एसआई सिस्टम की यूनिट है या सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, सीजीएस आई गेस। सीजीएस। आप समझ गए बात को, इसका मतलब मैं पेज चेंज कर लेता हूं। अब अगर अपन बात करते हैं, अभी अपन ने बात समझ ली कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ गए बेटा, यस है सर। ना। और ये कौन सी यूनिट है आपकी, एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है बच्चा, एसआई यूनिट है। अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट की, तो इस न्यूटन को सीजीएस यूनिट में क्या बोल दिया जाता है बेटा, डायन डाइन बोल दिया जाता सेंटीमीटर। है ना। लेकिन डायन। हमें इनमें भी तो सीजीएस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। 1 केजी हम सीजीएस में केजी में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं बेटा, सर हम ग्राम में लेते हैं। ग्राम में लेते हैं। तो 1, अभी यहां पर कुछ नहीं है तो कितना केजी, 1 केजी। सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन आई बेटा गेस। बिल्कुल आपने लिखा हुआ है, लेकिन देखो वो आपने मेमोराइज किया हुआ है, आप उसको भूल जाओगे। मैं जो आपको भी बताना चाह रहा हूं उससे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता रहा हूं, बात आ रही है समझ में, राइट सर। है ना। वी कॉन्सेप्चुअल। वी रीड ओनली ए कॉन्सेप्चुअल मेथड, हमें मेमोराइजिंग चीजें नहीं याद रखनी है ज्यादा। अब एक बार बताइए बेटा, केजी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, सर केजी 100 सॉरी 1000। 1000 ग्राम। क्या लिखोगे बेटा आप, 1000 ग्राम, ठीक है। और मीटर को, अब देखो बेटा, अब केजी को तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, एसआई से सीजीएस में सॉर्ट आउट कर लिया। मीटर को क्या लिखोगे सीजीएस यूनिट में, सर सेंटीमीटर कितना 100। सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा, 100। 100 सेंटीमीटर। और सेकंड स्क्वायर क्या चेंज होगा क्या, वो तो सेम नहीं है, सर। सेकंड स्क्वायर तो सेम है ना बेटा। तो सेकंड स्क्वायर, तो बेटा आपको दिख रही है यहां पर 10 की कितनी पावर हो गई है, सर 5। 1 2 3 4 5। तो यहां पर कितनी पावर हो गई है बेटा, 10⁵ इसका 5। मतलब आप 1 न्यूटन को क्या बोल सकते हो, हम 1 न्यूटन को क्या बोल सकते हैं सर, हम 1 न्यूटन को 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। और इस ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर को मिलाकर क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, डाइन। डाइन। क्योंकि सीजीएस यूनिट में आप डाइन बोल दोगे, एसआई यूनिट में अगर ये केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो क्या बोल दोगे बेटा, न्यूटन बोल दोगे। तो इसका मतलब 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट हो गया, 10⁵ डाइन के इक्विवेलेंट हो गया। आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ में आया देव, आज तक आपने केवल मेमोराइज किया था, अब आपको पता लगा एक्चुअल रीजन क्या है, यस सर। है ना। आप एक काम करोगे, आपको पता है कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क इन न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर को टॉर्क। नहीं नहीं बेटा, न्यूटन इंटू मीटर को किस साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है, अपन बोलते हैं ना वर्क, न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। याद हो तो, जैसे कि अपन न्यूटन बोलते हाँ हैं, सर जूल भी बोलता है, जूल जूल भी बोलते बोलता हैं। तो ऐसे ही जब आप इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे 1 जूल को, तो आपको पता है कितने अर्ग के बराबर होगा, सीजीएस है। नहीं यूनिट सर जूल की याद क्या नहीं होती है, सर। याद है ना। अब देखो आपको याद नहीं करना है और आप देखोगे भी नहीं कॉपी के अंदर, देव हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीख रहे हैं। अभी आपने निकालना सीखा ना, कुछ नहीं है यस। बेटा, आप वहां पर न्यूटन इंटू मीटर कर रहे हो, न्यूटन को क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर एक और मीटर आ जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, केवल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो ना अभी, अरे अभी कन्वर्ट कर सकते हो ना बेटा, अभी अपन ने कन्वर्ट किया ना, केजी को 1000 ग्राम, यस सर। है ना, मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर हाँ की जगह सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही हाँ। आपको 1 जूल को मुझे बताना है कितने अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल क्या है बेटा, आपकी एसआई यूनिट है। क्या है बेटा, एसआई यूनिट है। तो 1 जूल इज इक्वल टू डैश, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है बेटा वो होती है अर्ग, ठीक है, अर्ग होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। बस कितने अर्ग के बराबर होगी ये आपको अभी मेरे को सॉल्व करके बताना है। आज अपन यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर अपन आगे टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो एक बार मुझे सॉल्व करके बताइए, बहुत इजी है, बस केवल इसमें किसका सर मल्टीप्लाई 10 करना है। सर आई गेस 10⁵2। आपको प्रीवियस कोई डाटा नहीं देखना है कॉपी से, है ना,
आपको अभी सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व किया है। ये समझ आया बेटा, जैसे मैंने सीजीएस में मतलब बेसिकली ग्राम का मैं और नीचे जाऊंगा ग्राम के। नहीं देखो बेटा, एक बात बताओ, 1 जूल एक्चुअल में है क्या? जूल एक्चुअल में है क्या? न्यूटन इंटू मीटर है ना? हाँ सर। तो न्यूटन को भी क्या लिखा मैंने? अच्छा तो केजी मतलब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यस मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? ये तो न्यूटन है केवल, इसका हाँ मल्टीप्लीकेशन हाँ। किससे करना है? मीटर से। तो यहां क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो मतलब सर 1000 जो मेरा 00 होता है तो 1000 इंटू तो 10 to power 3 हो गया। 10 to the power 3। 3 नहीं बेटा। अब देखो, अगर आप इसको अब सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? केजी को 1000 ग्राम, यस सर। और 1 मीटर को क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। बट ये मीटर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है सर। यानी 100 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा? स्क्वायर ना यस सर। बेटा। और 10 to power 7। हाँ, मीटर इंटू मीटर लिख सकते हो आप इसको। मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, यस सर। है ना? ये कितना हो जाएगा? 10 ये 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 10 to the power 4 सेंटीमीटर। यस सर। एक 100 में कितनी 10 to the power होती है? 2। सर किसमें? 1 भाई, 100 को हम क्या बोल सकते हैं? 10 to the power 2। यस सर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये वाला भी मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 10 to the power 4 सेंटीमीटर। और सेकंड इनवर्स, सेकंड स्क्वायर सेम रहेगा। एसआई और सीजीएस में दोनों में सेकंड सेकंड ही आता है बेटा। अब यहां से कितना हो गया? 10 to the power 4 और 3, 10 to the power 7। तो आपने जहां पर भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होता है। अरे हाँ के ना? हाँ सर। बेटा इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं है सर, ठीक है। है ना? आपको याद नहीं करना है, क्योंकि देखो ये आज आपने आज किया है, हो सकता है कल को कोई और ऐसा यूनिट आ जाए, कोई और यूनिट में आपको कन्वर्ट करना हो, तो आपको पता होना चाहिए हमें कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैसे कन्वर्ट किया। हम केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और सेकंड एसआई और सीजीएस दोनों में सेम होता है, तो सेकंड में कोई भी चेंज नहीं होगा। बात आ रही है समझ में, है ना? यस सर। ठीक है बेटा, यू गॉट इट माय पॉइंट। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 to the power 5 डाइन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 10 to the power 5 डाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपने पहले से लिखा हुआ होगा, लेकिन आज पहली बार देखा इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब अपन आ गए कि सर हमें मोमेंट यानी टॉर्क का फॉर्मूला पता है। आपने कल बताया था सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर यस अपन सर। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या करते हैं? बेसिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाँ बेटा, और कुछ यूनिट्स में आपसे पूछना चाहूंगा बेटा। 1 केजीएफ, पहले ये भी बता दो एक बार, आपने पढ़ा भी होगा अपनी आईसीएसई बोर्ड में, 1 केजीएफ किसके बराबर होता है बेटा? 1 केजीएफ, सबसे पहले 1 किलोग्राम फोर्स के बारे में बात करते हैं। So 1 kgf is equal to mass into weight. Sorry, mass into gravity mg. तो क्या लिखूंगा मैं? कितने न्यूटन के इक्विवेलेंट लिखूं? 1 किलोग्राम फोर्स है, ये फोर्स है ना बेटा? एक्चुअल में ये क्या है? फोर्स ही तो है। 1 किलोग्राम फोर्स, क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको? 1 किलोग्राम फोर्स। इसका मतलब ये क्या है? एक्चुअल में फोर्स है। Yes sir. आपने अपने आईसीएसई बोर्ड की बुक के अंदर देखा होगा 1 Yes sir. केजीएफ लिखा हुआ। केजीएफ के नाम हाँ से एक सर। मूवी भी आई थी, वो वाला केजीएफ नहीं है। सर kgf जो अच्छा हाँ एक मूवी भी थी है। एक मूवी भी आई थी ना, ये वो वाला केजीएफ नहीं है। 1 केजीएफ पता है किसके इक्विवेलेंट होता है? जी न्यूटन के इक्विवेलेंट होता है। राइट सर। जैसे कि मान लीजिए 1 किलोग्राम फोर्स है,
फॉर एग्जाम्पल कितना किलोग्राम फोर्स है बेटा, 1 किलोग्राम फोर्स है, 1 केजी फोर्स है। तो आप क्या बोलोगे, अगर किसी सरफेस पे लग रहा है तो नीचे कितना कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एमजी। आप क्या बोलोगे बेटा, नीचे क्या लग रहा है, एमजी, है कि नहीं। एम कितना है बेटा, 1 इंटू जी, क्या हो जाएगा ये, जी न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस यस सर। अब देखो, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, 1 kgf इज इक्वल टू जी न्यूटन। ठीक है बेटा, आप देख रहे हो ना, 1 केजी का ऑब्जेक्ट अगर कहीं किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो कितना वेट वो यहां पर नीचे लगा रहा है, एमजी। वेट को एमजी बोलते हैं, यस सर। है ना। और वो एमजी, एमजी क्या है बेटा, एक्चुअल में फोर्स ही तो है। जैसे कि अभी आप किसके ऊपर बैठे हो, चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, और आपका यस मास कितना है, आपका वेट 60 कितना है, केजी, कितना 60 वेट, केजी। 60। फिर सो 60 ही है शायद सर। अच्छा 60 है। तो अब अगर आप, मैं आपको केजीएफ के अंदर बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा आपको, सर 60 इंटू ग्रेविटी, सो ये हो गया अगर आप 60 6। न्यूटन हो, अगर आपका वेट आ रहा है ना, आपका तो आप मास हाँ बता रहे हो, आप कितने बोल रहे हो, 60 केजी हो, ठीक है, ये आपका यस सर। मास है। अगर आप जितना फोर्स इंसर्ट कर रहे हो नीचे, उसको मैं केजीएफ में कैसे बोलूंगा, आप इतना सा कन्वर्ट करके बता दो। आप ही के वेट से बात करते हैं, आपका मास कितना है बेटा, 60 केजी सर है। 600 न्यूटन हुआ ना, अगर हमारी हाँ ग्रेविटी 10 बिल्कुल, न्यूटन। हम ये 600 न्यूटन, ये तो न्यूटन में बता दिया आपने, केजीएफ में कितना होगा, केजीएफ में सर वो 1 kgf 1 नहीं होता है, 1 न्यूटन। 1 केजीएफ जी न्यूटन के बराबर होता है ना। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बाय यूनिटरी मेथड आप बोल सकते हो कि 1 केजीएफ इज इक्वल टू जी न्यूटन। तो 1 सो 10 न्यूटन न्यूटन्स। हाँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजीएफ अपोन में जी, यस सर। है ना। तो आप कितना न्यूटन इंसर्ट कर रहे हो नीचे, 600 न्यूटन। यस सर। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, जी से। 600 न्यूटन से, है ना। तो आप अपना भी बता सकते हो केजीएफ के अंदर कितना वेट इंसर्ट कर रहे हो आराम से। सर एक सेकेंड। हाँ तो बेसिकली मैं अभी kgf में, अगर मेरा 60 kg है हाँ, तो मैं उसका g 60 इंटू ग्रेविटी, सो फिर 600 न्यूटन ही तो हुआ kgf का भी फिर। 600 न्यूटन है, लेकिन उसको मैं क्या बोल सकता हूं, 60 केजीएफ बोल सकता हूं ना। हाँ सर। आपका वेट है, आप मान लीजिए आप मूड में नहीं हो कि नहीं मैं 600 न्यूटन नहीं बोलना चाहता, मुझे तो केजीएफ में बोलना है, तो आप केजीएफ में क्या बोलोगे आपके वेट को, सर 60 केजीएफ, 60 60 किलोग्राम फोर्स। फोर्स। यही तो इंसर्ट कर रहे हो ना बेटा। मैं एक चीज बता रहा हूं, कई बार एग्जामिनर एक आपको, सेकेंड सर, बस एक सेकेंड। हाँ हाँ यस सर। हाँ, कई बार एग्जामिनर आपको बहुत ऐसे मतलब होता है ना कि परेशान करता है, फिर आपको कंफ्यूज करता है, वो आपको यूनिट है ना केजीएफ में दे देगा और आप परेशान हो जाओगे, जैसे केजीएफ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, आज के बाद कोई डाउट रहेगा, 1 केजीएफ इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, जी न्यूटन। है ना, जी न्यूटन। ओके, अगर मैं बेटा इसी की बात करूं, क्योंकि अपन ने टॉर्क की बात की थी, तो फोर्स की तो बात कर ली, अगर मैं सर इसी तो बात, बेसिकली जितना हमारे जैसे 600 kg जितना न्यूटन में होगा उतना ही 1 kgf भी होगा। देखो 1 केजी, अगर कोई 1 केजी का ऑब्जेक्ट है तो वो किसके बराबर है बेटा, जी न्यूटन। आप जी की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, 10 होती या है ना। तो 9.8। हाँ, तो 10 न्यूटन के बराबर ही तो होता है 1 केजी का ऑब्जेक्ट, कितना इंसर्ट कर रहा है फोर्स, वो 10 न्यूटन, यस सर। है ना। अगर आप 60 केजी तो आप कितना इंसर्ट कर रहे हो, 60 इंटू 10, 600 न्यूटन। अगर कोई 1 केजी का ऑब्जेक्ट है बेटा, तो वो कितना न्यूटन इंसर्ट कर रहा है, 1 केजी का ऑब्जेक्ट है तो 10 न्यूटन। अगर आपका जो मास है वो 60 केजी है, तो आप कितना वेट यहां पर इंसर्ट कर रहे हो नीचे की तरफ, 600 न्यूटन। तो आप कर क्या रहे हो, अपने मास को जी से मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। जी यानी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। ग्रेविटेशन पढ़ लिया बेटा आपने बेसिक क्लास 9th के अंदर, हाँ सर। या फिर फोर्स को पढ़ा होगा, फोर्स क्या होता है, mg, है ना। यस सर। जी क्या होता है बेटा, आपको याद है ना, आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हो, है ना। कोई भी बॉडी, थोड़ा थोड़ा याद है, इतना या अच्छे से याद नहीं हाँ है। देखो, अभी अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं कितना अपना वेट इंसर्ट कर रहा हूं, जितना मैं एक्शन कर रहा हूं उतना ही मुझे रिएक्शन मिलेगा। अरे हाँ यस के ना, सर। है ना। जैसे कि हाँ सर। आप जो कोई वेइंग मशीन लेकर आते हो बेटा, आप उस पर क्या कर रहे हो, एक्शन, तो वो नॉर्मल में आपको क्या बता रही है, रिएक्शन आपको आपका वेट बताएगी।
यस सर। है ना। तो वही हो रहा है बेटा यहाँ पर, बस ये बोलने का तरीका है, ठीक है। अब देखो कई बार टॉर्क को, जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, इसको क्या लिख दिया जाता है, 1 kgf। मान लीजिए इसकी यूनिट क्या है बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स की, न्यूटन इंटू मीटर, यही है एसआई यूनिट। यस सर। न्यूटन तो फोर्स की है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की किस में आ जाएगी, मीटर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको बेटा बोलना चाहूं, मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ऐसे, जहां से आपसे पूछता हूं कि इसका क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ एग्जांपल आपके पास ऐसे हैं, हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूं बेटा कि 1 kgf इंटू मीटर, 1 kgf इंटू मीटर कितना आ जाएगा बेटा, ये न्यूटन इंटू मीटर में कितना आ जाएगा, सर kgf मीटर। 1 kgf 10 न्यूटन मीटर। है ना, 10 न्यूटन मीटर, यानी कि मैं बोल सकता हूं जी न्यूटन मीटर। यस सर। 10 को मैं जी तो बोलूंगा ना बेटा, जी की हाँ वैल्यू या सर। तो 10 ले लेते हो या फिर 9.8 लेते हो आप, है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा, जी न्यूटन इंटू मीटर हो मीटर। जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 kgf इंटू सेंटीमीटर, तो कितने यहां पर आपके पास, अगर मैं बात करूं यहां से 1 kgf इंटू सेंटीमीटर को डायन में क्या बोलेंगे, थोड़ा सा अपन, अब देखो बेटा थोड़ा सा यूनिट्स की तरफ आ रहे हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ज्यादातर, कि सर 1 kgf इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश डायन इंटू सेंटीमीटर। तो बेटा किस में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और मान लीजिए जी की वैल्यू में कितना दे देता हूं आपको, 9.8। अब आप एग्जैक्टली बता सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट किस में आएगी बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सेकंड। और इसकी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दी है 9.8। तो 1 kgf इंटू, बेटा ये किसकी यूनिट है, आपको दिख तो रहा है, ये टॉर्क की यूनिट है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसको सर तो बोलते मैं हैं। 1000 एफ नहीं कर दूंगा उसको। हाँ, अगर आप जी की वैल्यू 10 ले लोगे तो यहां पर क्या कर दोगे आप, सो यहाँ पे मैं ले लूंगा फिर 10 10,000। 10,000। यस सर। 10,000 मतलब तो होता है 10⁴। कैसे किया आपने 10⁴ बताइए यहां पे। सर बस मैंने केजी को वो लाइक ग्राउंड में कर लिया। बेटा केजी अलग चीज है, वो केजीएफ है, केजीएफ किलोग्राम फोर्स। और यहां ये किसकी यूनिट है, 1 kgf किसकी यूनिट है बेटा, फोर्स की। यहां फोर्स की यूनिट क्या लिख दिया मैंने, डाइन, 9 सेंटीमीटर। है ना। और तो सेंटीमीटर मतलब की जगह 10, अच्छा सेंटीमीटर अच्छा, लो, 10⁻6। 10⁻⁶। ये भी यस गलत है सर। बेटा। हाँ 108 सर। 9 10⁹9 द अरे 9 बेटा क्या सेंटीमीटर। बताते जा रहे हो, 1 kgf है, अभी आपने लिखा 1 kgf को हम जी न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं बेटा, जी सर न्यूटन बोलते हैं। चलो केजीएफ की बात करते हैं, 1 kgf को क्या बोलते हो आप, जी न्यूटन मीटर। जी न्यूटन यानी 10 न्यूटन बोलते हो, यस सर। है ना। आप इधर देखो बेटा सामने, जी को आप 10 ले रहे हो तो आप 10 न्यूटन बोलते हो, यस सर। है ना। इसका मतलब आप यहां पर क्या बोल दोगे कि सर ये तो 10 न्यूटन के बराबर हो गया, बट न्यूटन को मैं क्या लिखना पड़ेगा मुझे, न्यूटन को क्या लिखना पड़ेगा बेटा, डाइन सर। डायन में क्या लिखोगे आप न्यूटन को, 10⁵5। 10⁵5। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे और क्वेश्चन सर अपन लेते हैं, सर तो 8 हो गया ना, 10⁸8 9 सेंटीमीटर। इनटू यहां पर क्या करोगे आप, 10⁻⁴ 8 नहीं 7 7 7 10⁻7। चलिए कोई बात नहीं, अभी अपन इसको छोड़ते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं, बेसिक है ना। धीरे धीरे किसी न्यूमेरिकल में आपसे करवा लेंगे। यहां तक समझ आया बेटा आपको कि 1 यस सर। kgf इज इक्वल टू जी न्यूटन हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है ना। चलिए कोई न्यूमेरिकल करते हैं बेसिक सा। आप न्यूमेरिकल लिखना बेटा एक, अ बॉडी इज पाइवेटेड, पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज पाइवोटेड या पिवोटेड
at a point full stop, a force of 10 newton, is applied at a distance of 30 centimeter from the pivot, calculate the moment of force, about the pivot, या pivot जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो. बेसिक सा क्वेश्चन एकदम, आप एक बार करने की कोशिश कीजिए. जीरो पॉइंट थ्री 0.3 किस यूनिट में आएगा बेटा आंसर? सो मीटर. 0.3 मीटर. अब देखते हैं बेटा, अब बॉडी 3 न्यूटन मीटर. हाँ, तो 0.3 मीटर. मैं ऑप्शन लिख दूं बेटा, आपका आंसर क्या है? 0.3 मीटर. यही आपका आंसर है? नहीं सर, 3 न्यूटन मीटर आंसर है मेरा. 3 न्यूटन मीटर, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल करेक्ट है. 3 न्यूटन इंटू मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. चलिए अपना लेवल थोड़ा सा अपन इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा और अबव लेवल चलते हैं इससे. ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा एकदम. वही टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और आपको पास फोर्स आपके पास गिवन है 10 न्यूटन और डिस्टेंस आपके पास गिवन है 30 सेंटीमीटर. आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? मीटर में, यानी 30/100. ठीक है, तो आपका यहां से कितना टॉर्क आ जाएगा बेटा? आप यहां फोर्स कितना है आपके पास? 10 न्यूटन है और डिस्टेंस है आपके पास 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30/100. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? ये 10 से 10 गया, तो ये आ जाएगा 3 न्यूटन इंटू मीटर. ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए अगला बेसिक क्वेश्चन करते हैं. थोड़ा सा लेवल फिर इंक्रीज करते जाएंगे. द मोमेंट ऑफ फोर्स of 5 Newton, the moment of force of 10 Newton about a point P is 5 Newton into meter. ठीक है, फुल स्टॉप. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. सर जाकर वो बंसिल क्लास वाले सिंबल है उसके नीचे, लाइक उसके मुझे को दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा अपना कैमरा एक साइड कर सकते हो? अच्छा, एक मिनट, ये लीजिए बेटा, अब दिख रहा है, विजिबल है? हाँ सर. तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट पी इज ओके 5 न्यूटन इनटू मीटर. सर तो डिस्टेंस ढूंढना में. हाँ, अब देखो बेटा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टॉर्क हमारी 5 है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स from the point P, ठीक है सर 0.5 मीटर्स. 0.5 मीटर्स. चेक करते हैं बेटा, 0.5 मीटर आ रहा है क्या? आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. और आपको टॉर्क गिवन है, कितना गिवन है बेटा? 5 न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि 5 न्यूटन इंटू मीटर आपको टॉर्क गिवन है. और आपको फोर्स भी गिवन है. फोर्स कितना गिवन है? मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट, यानी कि फोर्स आपको गिवन है बेटा 10 न्यूटन. ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप डी बोल सकते हो. ठीक है, अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे डी, तो कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में
10 यानी कि 0.5 मीटर। बिल्कुल सही है बेटा, 0.5 मीटर आपका एकदम करेक्ट है। चलिए बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा अपन इससे बेटर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से एकदम क्वेश्चन लिखते हैं बेटा अपन। अ मैकेनिक can open a nut by applying a force of 300 newton while using a lever handle of length 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड if he wants to open it by applying a force of only 100 न्यूटन। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है बेटा। ओके, कर लीजिए। पानी की बोलना है यार, किसी को है ना बोलना। सर 60 मीटर से एक सेकंड। अच्छा, मैंने गलत कर दिया, 0.2 है ना, तो 600 बस। सर 6 मीटर्स। 6 मीटर आपका आंसर आ रहा है बेटा, 6 मीटर। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, अगर अपना हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। आवाज आ रही है बेटा आपको प्रॉपर? या फिर आगे मैंने गलती कर दी। अच्छा, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं। मैकेनिक कैन अच्छा, आप ट्राई कर रहे हो अभी वापस? नहीं सर, हो गया, ऐसा करो मैं एक बार। 0.6 मीटर्स होगा सर। 0.6 मीटर। ठीक है, चेक करते हैं बेटा। देखो, है ना, अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन व्हाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं यहां से मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकता हूं बेटा कि मुझे कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर लेंथ हैंडल की 20 सेंटीमीटर है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक मैकेनिक यहां से ओपन कर रहा है किसी नट को। नट इस साइज का होता है बेटा, आपको पता है कि नहीं है? अगर इसको वो किसकी हेल्प से बेटा, रेंच याद है आपको, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300, कोई लीवर हैंडल यूज कर रहा है या फिर कोई रेंच की बात कर लेते हैं अपन, वो रेंच यूज कर रहा है और उसकी हेल्प से ये जो लेंथ है आपके पास, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी हेल्प से वो आपसे पूछ रहा है कि मैंने कितना फोर्स लगाया है, 300 न्यूटन। और 300 न्यूटन फोर्स लगाया होगा, पक्की बात है बेटा, कहां लगाया होगा 300 न्यूटन फोर्स? परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। यू गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, अगर एक मैकेनिक इस नट को खोलना चाहता है बेटा, इस लीवर का हैंडल की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो फोर्स कहां लगाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो आप यहां से मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या देख सकते हो सर, जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क है हमारा, वो होता है सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और फोर्स कितना है बेटा? 300 न्यूटन। 300 Yes, sir. न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो बेटा सेंटीमीटर में है तो 20 बाय 100 मीटर हो जाएगा। 20 बाय कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा आपका? यहां से टॉर्क कितना आ जाएगा सर? 10 से 10 यहां हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा आपका यहां से? 60 meters. सही 60 था। न्यूटन इंटू मीटर्स। 60 ये क्या आ गया न्यूटन आपके मीटर्स. पास? टॉर्क आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आपको उस नट को ओपन करना है तो आपको कितना टॉर्क देना पड़ेगा? 60 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क देना पड़ेगा। अब आपने क्या यहां से क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में क्या चेंज किया है कि हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 100 न्यूटन। अब बेटा बताओ, वो पहले 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, अब वो बहुत कम फोर्स लगा रहा है। अब आप कॉन्सेप्चुअली बताओ, एक बार को भूल जाओ कि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल तो बिल्कुल एकदम फॉर्मूला लगाकर समझ सकते हो, बट यहां बात कॉन्सेप्ट की है। अगर आपको कम फोर्स लगाना है तो आपको इस लीवर की या इस रेंज पाने की जो लेंथ है वो बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? पहले से बढ़ानी पड़ेगी सर. बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए आपका जो गेट होता है, जो आपका डोर होता है, उसमें हम हैंडल उसके फ्री एंड पे लगाते हैं। आपने देखा होगा ये दरवाजा होता है अपना और ये इस साइड से हिंज होता है, गेट ऐसे खुलता है बेटा अपना। अगर हम चाहें तो बीच में भी यहां पर अपना हैंडल लगा सकते थे, लेकिन हम सबसे फ्री एंड पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी हिंज वाले पॉइंट से उतना ही कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। यू गॉट इट माय पॉइंट? इसका मतलब Yes, sir. टॉर्क तो हमारे पास है। अब टॉर्क अगर हमारे पास है बेटा 60 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू, आपको फोर्स गिवन है ओनली 100 न्यूटन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो मैं उसको डी से डिनोट कर देता हूं। कितना आ जाएगा बेटा? डी इज इक्वल टू 60 अपॉन में 100, तो कितना आ जाएगा ये? 0.6 मीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी लीवर की लेंथ? ओनली 20 सेंटीमीटर, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। अब लीवर की लेंथ अगर हम 60 सेंटीमीटर कर देंगे, यानी इस वाले लीवर की लेंथ, आप समझ पा रहे हो, अगर इसकी लेंथ हम 60 सेंटीमीटर कर देंगे तो आसानी से, आपने कभी ट्रक वालों को देखा? ट्रक वाले जो होते हैं, कभी रोड साइड पे देखा हो तो जो उनके बड़े बड़े टायर होते हैं उन्हें बड़े बड़े नट्स होते हैं, उनको वो छोटे वाले रेंच मारने से नहीं खोल रहे होते हैं। आपने देखा होगा इतनी लंबी एक सरिये की तरह का होता है, इतना लंबा, उस पर वो ऐसे ऐसे कूद रहे होते हैं, समझ रहे हो? ऐसे कूद कर, क्योंकि जितना लंबा लीवर होगा उतना ही कम फोर्स उनको लगाना पड़ेगा, वो छोटे वाले पाने से नहीं खोल सकते। इसीलिए Yes. अपन अपने हाथ से जब नट को खोलते हैं तो अपन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसीलिए अपन इस रेंच या फिर लीवर का यूज करते हैं। अपने घर में जो बहुत टाइट नट्स होते हैं, जहां पर वो स्क्रूड होते हैं, अनस्क्रू करने के लिए या तो आप अपने हाथ का यूज करते हो, आप अपने हाथ से ऐसे फोर्स लगाते हो, बट जब हाथ से वो नट आपका अनस्क्रू नहीं होता है तो आप किसका यूज करते हो बेटा? किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, और वो इंस्ट्रूमेंट देख लेना उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, और आप फोर्स कहां लगाओगे? उसके एंड पे लगाओगे, जिसकी वजह से इजीली वो जो आपका नट है वो अनस्क्रू हो जाता है। यू गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. है ना? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना? ये क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब डोर का ही क्वेश्चन करते हैं। द आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग is 3 meter broad. It can be opened by applying a force of 100 Newton, Yes, sir. at the middle of the door. ओके, कैलकुलेट, आपको यहां पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द टॉर्क नीडेड
द टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर, the torque needed to open the door, and second one, the least force and its point of application to open the door, ठीक है बेटा। कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करना, यूनिट्स वगैरह की कोई मिस्टेक होगी नहीं, क्योंकि सारी यूनिट लगभग एसआई यूनिट में ही आपके पास 3 मीटर ब्रॉड है, और उसके अलावा आपके पास फोर्स भी न्यूटन में है। So the torque needed to open the door would be 150 Newton meters. ओके, And sir, the least force and its point of application would be the least force is 50 newtons and the point of application at the end of the door, which is 3 meter from the hinged point. ओके, तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस बेटा अपन ने कर लिए। आपका Yes, sir. बेसिक्स तो क्लियर है, जहां पर आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली चीजें अप्लाई कर रहे हो। अब अपन थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेटा, बिल्कुल सही है आपका किया हुआ क्वेश्चन है और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा कोई कपल फोर्स लग रहा है। कपल फोर्स के मतलब जानते हो आप कि कोई दो फोर्स लग रहे हैं जो किसी चीज के Yes. रोटेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कपल फोर्स का मतलब तो होता है कि दो फोर्स लग रहे हैं। अब वो हो सकता है बेटा लाइक हो तो रोटेट तो नहीं कराएंगे, है ना। अगर अनलाइक फोर्सेज है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करा सकते हैं बेटा, रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब अपन यहां से कुछ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी रहेगा, आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपको केवल प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं अपन एक सिंपल सा। कंसीडर अ वुडन प्लैंक Consider a wooden plank of length 4 meter, supported at its end by two supports whose tension 40 किलोग्राम वेट, ठीक है, एंड 30 किलोग्राम वेट, ठीक है। उसके बाद है बेटा फुल स्टॉप, आगे है वेट ऑफ 50 kg, is suspended at the center of plank and 20 kilogram weight is suspended at a distance 1 meter from the end of 40 kg यानी 40 किलोग्राम वेट, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है देव, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक बार आप बना लीजिए कि कंसीडर अ वुडन प्लैंक मतलब कि कोई भी एक प्लैंक है, ऐसा प्लैंक बना दीजिए एकदम लीनियर, जिसकी लेंथ 4 मीटर है। कितनी लेंथ है बेटा, 4 मीटर, सपोर्टेड बाय इट्स एंड बाय टू सपोर्ट्स
हुज टेंशन 40 किलोग्राम वेट। आप जानते हो बेटा टेंशन है, टेंशन की यूनिट क्या होती है आप जानते हो? टेंशन क्या है एक्चुअल में बेटा? बेसिकली एक रॉड सी कुछ है जिसपे एक जगह 40 kg लगा रखा है और दूसरे पे 30। हाँ बेटा, ठीक है। टेंशन क्या है एक्चुअल में? एक फोर्स होता है। टेंशन क्या होता है बेटा? फोर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई रोप है, अगर रोप पर ऐसे मैं हैंग कर लेता हूं अपने हाथों से, तो उस रोप पर क्या आएगा? एक फोर्स आएगा, उसको टेंशन बोला जाता है। इसी तरीके से कोई प्लैंक है, कोई प्लैंक है, ये प्लैंक बता दिया उसने, और ये कितनी लेंथ है बेटा इसकी? 4 मीटर है। कितनी लेंथ है? पहले एक बार आप ड्रॉ कीजिए, एक बार आप ड्रॉ कीजिए, है ना। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर अपन बताते हैं, ठीक है ना। एक बार ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए किस तरीके से बनेगा, उसके बाद फिर अपन बताते हैं। बना लिया बेटा आपने? ड्रॉ कर लिया आपने देव? सो बस एक सेकेंड। हाँ हाँ कर लीजिए। सो मेरा बन गया। ठीक है, ऐसे बनाया बेटा आपने। दो एंड पर सपोर्ट्स है ऐसे, एक सपोर्ट यहां पर है, एक सपोर्ट यहां पर है, और कंसीडर अ वुडन प्लैंक। हमने एक वुडन प्लैंक ले लिया जिसकी टोटल लेंथ कितनी है बेटा हमारे पास? टोटल लेंथ है 4 मीटर। कितनी लेंथ है बेटा इसकी? 4 मीटर इसकी मीटर लेंथ सर। है, ठीक है। और सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय 2 सपोर्ट्स। हमने 2 सपोर्ट से, मतलब ये सपोर्ट सिस्टम है कोई 2 जो यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम है जो लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। इसका मतलब अब यहां से इसकी लेंथ भी बता दी बेटा अपन ने। और हुज टेंशन, बेटा किलोग्राम वेट को मैं क्या न्यूटन बोल सकता हूं? अभी अपन ने बात की थी किलोग्राम वेट की बात कर रहा है, 40 किलोग्राम वेट, 40 किलोग्राम वेट क्या बोल सकता हूं बेटा इसको मैं? न्यूटन है, 40 न्यूटन फोर्स है। इसका मतलब एक एंड पे कितना टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है ये सपोर्ट? सर ये 40 न्यूटन सपोर्ट यहां पर टेंशन क्रिएट कर रहा है। और सेकंड वाला कितना क्रिएट कर रहा है बेटा आपका? सेकंड वाला कितना क्रिएट, बेटा एक्शन कर रहा है तो रिएक्शन ऐसे ऊपर ही लगेगा, देखो, यस सर, तो 30 आई गेस। है ना। और इधर कितना आ जाएगा बेटा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेंड पर? 30 30 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है उसने? वेट ऑफ 50 केजी इज सस्पेंडेड एट द सेंटर। बेटा इसका सेंटर कहां है? ये 4 मीटर का है, यूनिफॉर्म है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां आएगा? सर सेंटर मीटर। कहां है इसका? 2 मीटर पर है। इसका मतलब यहां से 2 मीटर पे, 2 मीटर पर एकदम सेंटर पे 50 केजी, यानी 50 केजी यानी कि कितना न्यूटन फोर्स है बेटा? 50 केजी मास है। यहां पर 50 केजी क्या है बेटा? ये केवल मास है ना। तो 50 केजी मास है, तो आप यहां पर क्या बोल दोगे कि कितना यहां पर न्यूटन फोर्स लगेगा? 15 टू जी, है ना, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, यानी कि इसका मास कितना? 50 केजी, ठीक है। हम केवल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या बोला है? इज सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक एंड 20 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ 40 किलोग्राम वेट। बेटा 40 किलोग्राम वेट से कितना? 1 मीटर डिस्टेंस पर, यानी 40 किलोग्राम वेट ये रहा अपने पास, इससे कितने पर? 1 मीटर के डिस्टेंस पर। हम किसी और कलर से डिनोट कर देते हैं। यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पर क्या लग रहा है बेटा? यहां से सर, यहां से 10 kg का वेट। सस्पेंडेड एट 20 किलोग्राम, यानी कि 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब बेटा ये आपको करना है। अब आपको क्या करना है? अब ये जो भी चीज रखी हुई है, जो प्लैंक रखा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। कैसे नहीं है बेटा इक्विलिब्रियम में? सर बस एक सेकंड में अभी बस करके दिखाता हूँ। सर तो हमारा इक्विलिब्रियम का एक स्टेटमेंट है ना कि द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। बिल्कुल, तो आपको चेक करना है, एक बार चेक करना है क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। एक बार चेक कीजिए।
ओके सर, तो ये 50 kg और ये 30 kg, तो 20 30 50, हाँ वैसे तो नहीं है बट ओके। सो एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बेटा इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ा है, आप इसको किलोग्राम वेट ही ले लो, है ना, ये वेट बोला है ना, तो 50 वेट बोला है ना इसने, तो वेट ऑफ 50 न्यूटन ले लो, है ना, तो 50 न्यूटन कर दो इसको, ताकि कैलकुलेशन इजी पड़ जाए, क्योंकि वेट बोल ही दिया है अपन ने, तो 50 न्यूटन ले लो उसको, है ना, उसको करेक्ट कर लो वहां पर, ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बैलेंस हो जाए, ठीक है। सो क्लॉकवाइज हमारा 30 न्यूटन और ये 2 मीटर है, तो 30 × 2 इज इक्वल टू 40 और 20, तो 50 नहीं 60 सबसे पहली बात इंटू। बेटा, आप जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हो, सबसे पहले मुझे पॉइंट बताओ, हम कुछ पॉइंट डिनोट करते हैं, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट नंबर ए, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट नंबर बी, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट नंबर सी, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट नंबर डी। किस पॉइंट के अबाउट आप यहां से टॉर्क निकाल रहे हो, भाई आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ले रहे हो ना बेटा, किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो, इसमें से ए के अबाउट ले रहे हो, बी के अबाउट ले रहे हो, सी के अबाउट ले रहे हो, या डी के अबाउट ले रहे हो? सर ए बी और सी डी। अरे ना ना, किस पॉइंट के अबाउट बाकी सबका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप फोर्स यानी कि मोमेंट निकाल रहे हो, किसी एक सर पॉइंट के लाइक अबाउट सी ही के निकाल रहे अराउंड, सी के अराउंड, सी के अराउंड। हो, सी के अराउंड, ओके। अगर आप सी के अराउंड निकाल रहे हो बेटा, इसका मतलब इस वाले फोर्स का कोई टॉर्क आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आ सकता ना, बिल्कुल सही, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आप सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए था, नहीं है ना, ये फोर्स कहां पर लग रहा है, उसी पॉइंट पर, यानी जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालना चाह रहा हूं, तो इसका कोई टॉर्क आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि सर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं नहीं है। है, इसका मतलब इसका और इसका इन तीन फोर्सेस का टॉर्क आएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चलना है। आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव? सर क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ होता है, वो आप डायरेक्शन ले भी सकते हो बेटा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो आंसर पर कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। तो बेटा अब देखकर बताओ ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, चेक कर लिया बेटा आपने? हाँ सर, क्योंकि सर 60 इज इक्वल टू 120 थोड़ी ना, तो ये अनइक्वल हो गया, तो अच्छा इक्विलिब्रियम ठीक है, थोड़ी ना। अब अपन चेक करते हैं बेटा वापस से, ये 40 न्यूटन जो फोर्स है और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब क्लॉकवाइज को मैं एक तरफ लिख देता हूं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज को मैं दूसरी साइड लिख देता हूं, और मैं चेक करता हूं देखिए कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है ना। अगर 40 न्यूटन की बात करें तो 40 इंटू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 40 इंटू 2 मीटर, यहां तक 2 मीटर है आपके पास डिस्टेंस, तो ये आ गया आपके पास एक क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया, जिसको मैंने पॉजिटिव लिख दिया, यानी इस तरफ लिख देता हूं। और कौन सा क्लॉकवाइज है बेटा आपके पास, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप लिख रहे हो तो ये वाला भी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, इस 20 न्यूटन का भी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? सर 80 हो गया ना ये तो। हाँ बेटा, तो 20 न्यूटन का कितना आ जाएगा, सर 20 न्यूटन का 40 आ गया, है ना। 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, सो 1 मीटर। 1 मीटर, तो कितना आ जाएगा? अब प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा बेटा मैं? सर फिर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, आई गेस। है ना, तो वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि वो फोर्स कहां था, अपवर्ड में था, है ना, इसलिए आपका क्या आ गया, क्लॉकवाइज आ गया। इस वाले का क्या आएगा बेटा? सर बट मैं सही भी हूँ सर, अगर 40 × 2 तो 80 होता है, 80 + 20 100। देखो 40 इंटू 2 आपने बिल्कुल सही किया, 80 न्यूटन इंटू मीटर आपका टॉर्क आ गया। अगर आप इस 20 न्यूटन का निकालोगे तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका सेंस क्या आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं आएगा? सर एंटी क्लॉकवाइज हुआ नहीं तो। हाँ बिल्कुल, तो इसको हम इधर लेंगे नहीं, और ये वाला भी क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों को हम इस तरफ लिख दे बेटा, हम क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को दूसरी तरफ लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 इंटू 2 60, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 60, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 60 तो ये हो गया, और बेटा 20 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपको समझ आ रहा है 20 न्यूटन फोर्स क्या यहां पर टॉर्क क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना।
तो इसको भी उसी यस तरफ लिखेंगे +20 इंटू 1। इसीलिए तो बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, सपोर्ट सिस्टम के साथ रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब नेट टॉर्क कितना आएगा बेटा, जितना क्लॉकवाइज आएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज यस आएगा। आपको लगेगा देव कि आपने सी पॉइंट के अबाउट निकाला इसलिए सेम आया। मैं आपको कहता हूं एक बार आप ए पॉइंट के अबाउट भी निकाल के देख लीजिए, अभी भी आपका क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर ही आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजों में इतना मजा आता है ना। आप इस टॉर्क को किसके अबाउट टॉर्क निकालिए, आपने सी पॉइंट के अबाउट निकाला, तो ये 60 + 20 80 इज इक्वल टू 80 आ गया बेटा। इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है। तो ये जो प्लैंक है क्या ये रोटेट करेगा, क्या नहीं करेगा ना देव, नहीं सर। है ना। अब आप ऐसा करिए, मेरे कहने पर ए पॉइंट के अबाउट में निकाल के देख लीजिए। आप इस कैलकुलेशन को भूल जाइए एक बार को, अब आप ए पॉइंट के अबाउट में हटा दो इस कैलकुलेशन को एक बार। एक सेकेंड सर। हाँ देख लीजिए, इसके बाद आप ए पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकालिए, अब भी आपका क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। ओके सर। है ना, हटा देता हूं। चलिए अब आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालिए। सर अगर पॉइंट ए का राउंड निकाल के फिर तो हमारा 40 वाला तो 0 हो गया। बिल्कुल सही समझे हो आप। 40 वाले का क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और 20 वाले का क्या हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो तो 20 वाले का क्लॉकवाइज आएगा क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सर फिर तो सब एंटी क्लॉकवाइज ही हो गया। किसका, नहीं सारा नहीं बेटा, इसका देखो ना, ये आपका पास ये फोर्स है, ये देखो इसको मैं अगर ऐसे पकड़ के खींचूं, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो बेटा, जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालते हो वो पॉइंट क्या होता है आपका, पाइवोट कर दिया आपने। अगर आप यहां नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है ना बेटा। हाँ सर। और इसका भी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। यस सर, यस सर, और समझ इसका गया कितना आ जाएगा, सर, समझ गया। हाँ हाँ, आई गॉट इट। इसका एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब भी देख लो बेटा, 20 हाँ इंटू सर, ये है, ये है, ये 50 है इंटू सर। 200 और 30 इंटू 4 120। अब भी 120 इज इक्वल टू 120। अब भी आपका क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा। अगर आपको अब भी लगता है नहीं सर गुफरान सर, हो सकता है आपने ये हमें बताया हो ए पॉइंट के अबाउट ही सेम आ रहा हो, बेटा आप मेरी बात मत मानो, आप डी पॉइंट के अबाउट भी निकाल लो, अब भी हाँ हाँ। क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के ही बराबर आएगा। आप तो एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करके देखो, यही कंसेप्ट का मजा है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप एक ही क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से कर सकते हो, आपको डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। आपने ए राइट पॉइंट सर। के अबाउट निकाला होगा बेटा, कितना आया। सो 20 सर, तो 50, हाँ सर 120 आया। 120 आ रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सो वो भी 120 आ रहा है ना। चलिए अब डी पॉइंट के अबाउट भी निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को एकदम ऐसा कर लीजिए कि अगले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही ना आ रहा है। अब डी पॉइंट के अबाउट भी देखिए क्या सेम आ रहा है। है। सो पहले मैं ऊपर नीचे कई बार देख लेता हूं अपने आप हाँ से, हाँ वरना मैं बिल्कुल बेटा। नीचे, अगर मैं नीचे लेके जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज हो रहा है, और ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज। सर तो मतलब इसका मतलब तो सर इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, पक इसमें नहीं है। इसमें नहीं होगा। नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें है। चलिए एक बार कैलकुलेशन भी करके बताइए मुझे। देखो 20 हमारा गया ना, तो हमारे 40 30 50 बचा। 50 हमारा डायरेक्टली क्लॉकवाइज है, तो 50 इंटू, अच्छा 1 ही है, 1, हाँ। अब देखो ये 3 मीटर्स हो गया, 33 मीटर्स, 40 का क्या है, देखो बेटा आप 40। एक बार खुद खुद से करके देखो, फिर बस नहीं एक बनेगा तो मैं बताऊंगा। सेकंड, हाँ करिए बेटा, एक बार करिए। यहाँ से ऊपर तो ये तो एंटी दिखा रहे हो, यहाँ से नहीं तो क्लॉकवाइज है ना, तो +40। 40 कितना डिस्टेंस दूर है, 1 मीटर। आपको डी हाँ पॉइंट के अबाउट निकालना है बेटा, डी पॉइंट के अबाउट। सर है सर, ये इक्वल है 90 90। 90 आ रहा है। हाँ 90 इज इक्वल टू 90 सर। अच्छा हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है ना। हाँ सर। अब मजा आ रहा है एक ही क्वेश्चन को दो हाँ तीन सर। तरीके से देख करके।
यस सर। ठीक है, चलिए अब बेटा एक कपल का कोर्स का एक क्वेश्चन और दे बेटा, जहां से हो सकता है कि इक्विलिब्रियम में ना हो, अब ट्राई करोगे आप? कर लूंगा सर। चलिए बहुत बढ़िया। लिखना बेटा, AB is a rigid road. AB is a rigid road of uniform cross section and length 6 meter and length 6 meter. Two forces P is equal to 5 Newton and Q is equal to 3 Newton act at the ends A and B of the road. Full stop. Find the magnitude comma direction and point of application of the resultant if two forces are like parallel forces. Two forces are like parallel forces. बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट बताना है, टू फोर्सेस आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। बेटा लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब डायरेक्शन एक ही होगी, है ना, लाइक पैरेलल फोर्सेस। आपने 6 न्यूटन मीटर क्यों लिख दिया? 6 मीटर्स। P is equal to 5 Newton, A is equal to 3 Newton. Act as the end of A and B of the rod. Find the magnitude and the point of application of the resultant if the forces are like parallel. So मतलब like same है ना, अगर ये equilibrium में है या नहीं है? इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है। तो भाई आपसे ये तो पूछ रहा है कि कहां पर, ये बोला ना इसने कि A and B of the row, find the magnitude and direction of point of application of resultant if two forces are like parallel forces। मतलब कि like parallel forces है तो ये इक्विलिब्रियम में है। भाई मोशन में तो है नहीं, तो कहां पर लगेगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां होगा? ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। आपकी बात चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको तो वो रिजल्टेंट फोर्स बताना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना है किसी भी एंड से, कि वो किस डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। सर तो मैं अगर ऐसे लिख दूं सर 3 into x is equal to s into 2 तो उससे निकलेगा ना? एक बार कोशिश कीजिए बेटा। एक सेकेंड, ए बी से रिजल्ट 5 न्यूटन है, बल्कि 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ठीक है। आप at the in the find the magnitude सर मैग्नीट्यूड मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे। हाँ बेटा, सर मैग्नीट्यूड क्या ढूंढना मैं इसमें? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड कोमा डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा यहाँ पर, देखो AB कोई रिजिड रोड है, ये रोड बना दी मैंने AB, ये AB कोई क्या है बेटा, रिजिड रोड है। ये दोनों एंड्स का मैंने पॉइंट बता दिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब यूनिफॉर्म है, एकदम यूनिफॉर्म रोड है। और लेंथ इसकी कितनी है बेटा, 6 मीटर है। कितनी लेंथ है इसकी, 6 मीटर है, ठीक है। और अभी यहां से बोला कि टू फोर्सेस P इज इक्वल टू 5 न्यूटन
और Q इज इक्वल टू 3 न्यूटन। एक्स एंड द एंड ऑफ ए एंड बी, यानी इस ए और बी पर लगेंगे। कैसे लगेंगे वो देखते हैं बेटा। फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट इफ टू फोर्सेज आर लाइक पैरेलल फोर्सेज। लाइक मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे बेटा या डिफरेंट डायरेक्शन में लगेंगे। बोथ So फोर्सेज different अप्लाइड इन directions. सेम डायरेक्शन। So सेम में थोड़ी नहीं लगेगा। बेटा देखो, लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, दो पैरेलल फोर्सेस है, पैरेलल का मतलब ऐसे, और लाइक बोल दिया तो सेम। अरे बेटा आपने लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस सुने होंगे ना। हाँ सर। तो लाइक चार्जेस का मतलब सेम होता है कि डिफरेंट होते हैं साइन। सर सेम। सेम होते हैं, इसका मतलब दोनों जो फोर्स लग रहे होंगे बेटा वो कहां लग रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर P और Q कहां लग रहा है, P यहां लग रहा है बेटा 5 न्यूटन, क्योंकि एंड A पर लग रहा है तो P को मैंने यहां बता दिया, और Q इस एंड पर लग रहा है। ठीक है, ये Q फोर्स है और ये कितना है मैग्नीट्यूड के अंदर बेटा, 3 न्यूटन है। कितना है, 3 न्यूटन है। तो बोथ आर लाइक फोर्सेस, और ये दोनों कहां पर लग रहे हैं, दोनों एंड्स पर लग रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए बेटा मैं बोल देता हूं कि ये रोड किस पर है, मान लीजिए क्या रखी हुई है और रोड किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। तो आपसे यहां से पूछना चाह रहा है कि डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का, और कहां पर यहां पर रिजल्टेंट हम लगाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे। आप शायद म्यूट हो गए बेटा। सर मैं कह रहा हूँ जहाँ पे हमें लाइक वो पॉइंट, जहाँ पे हमें लाइक लगाने जिससे फोर्सेस इक्वल हो, वो पॉइंट ना। हाँ वो पॉइंट बेटा जहां से इक्विलिब्रियम में रहे। और तो सर एक रिजल्टेंट हमें कितना मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिससे कि किसमें रहे बेटा, इक्विलिब्रियम में रहे। सर बट इनके कोई लाइक फैक्टर्स भी तो नहीं है हम। बिल्कुल हो सकता है बेटा। आपको पता है बेटा कि ये 5 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, तो इसका रोटेटिंग इफेक्ट किस तरफ आएगा, अगर आपको उसको बैलेंस करना है तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में, आप डिस्टेंस मान सकते हो सकता है रिजल्टेंट फोर्स यहीं कहीं होगा, हो सकता है ए पॉइंट से किसी एक्स से डिस्टेंस पर हो। तो अगर एक्स पर है तो यहां से एक्स ले लो, और इधर से कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, है क्या नहीं है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाएंगे बेटा। एक बार आप ट्राई करिए, ठीक है बेटा, ट्राई करिए। फाइव एक्स। सर नहीं मिल रहा। देखो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन है बेटा। आपको पता है कि दोनों अगर अगर ये पूरी की पूरी रोड आपकी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना बेटा रिजल्टेंट लग रहा होगा। रिजल्टेंट आप बोल सकते हो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 प्लस 3, यानी कि 8 न्यूटन का फोर्स है मैग्नीट्यूड में, यस सर। है ना। अब मैं उसको मान लेता हूं बेटा कि वो यहां से x डिस्टेंस दूर लग रहा होगा, मुझे भी नहीं पता, यहां से x डिस्टेंस दूर लग रहा होगा 8 न्यूटन का फोर्स। यू गॉट इट माय पॉइंट। अगर यहां से x डिस्टेंस है तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस एक्स। टोटल Yes, sir. डिस्टेंस 6 मीटर है आपकी। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा रोड की, 6 मीटर है। इसका मतलब ये जितना, अब अगर आप इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे रिजल्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो जितना आपका ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही आपका क्या हो जाना चाहिए बेटा क्लॉकवाइज टॉर्क, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगी। यस सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस एक्स। कितना आ जाएगा बेटा 5x इज इक्वल टू 18 माइनस 2.25, 2.25। ये कितना आ जाएगा बेटा, इधर की तरफ आएगा तो एक्स की वैल्यू 2.25 है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 18, यानी x इज इक्वल टू 18 अपोन में 8। कितना आ जाएगा बेटा यहां से, अगर आप 2 से भी यहां से कट करो तो 9/4 यानी कि 2.25
2 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 25 25 25 मीटर। किस एंड से आएगा बेटा वो, किस एंड से आएगा, पी एंड से, यानी यहां से 2.25 मीटर। बेटा हो सकता है आपसे वो क्यू एंड से पूछ ले, तो ये कितना हो जाएगा 5.75 मीटर। yes sir 5 नहीं बेटा, 5 नहीं, 8 नहीं है ना टोटल, ये कितना, ये 2.25 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 3.75। कितना हो जाएगा, टोटल 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3.75 मीटर। यू गॉट इट माय पॉइंट? yes sir ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है। अपन कल भी इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आज अच्छा लगा आपको पढ़ के, मजा आया हाँ है? सर थोड़ा क्वेश्चंस yes वगैरह समझ में आया आपको? ठीक है ना? हाँ सर थोड़े बहुत ट्रिकी थे हाँ थोड़े ट्रिकी थे हाँ ठीक है। देखो पहले जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आपके वर्कबुक के क्वेश्चंस थे, तो आपने इजीली अटेम्प्ट कर लिए थे उनको, है ना। थोड़ा सा मैंने डाटा वाटा चेंज किया था एक आध क्वेश्चन में, पर मुझे पता था आपने वो अच्छे से किए हुए हैं। कुछ जो लास्ट 2 क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे, और इसी से अपन थोड़ा सा अपना लेवल को इनहेंस करेंगे। कल अपन जो बात करेंगे बेटा वो बेसिकली बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि मान लीजिए जैसे कि बोतल है, आपने तो मैं समझ गया सर जैसे कि ये बोल है हाँ। इसके इंटरसेक्शन पे लाइक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इधर का ही है आपने कभी वो बोतल फ्लिपिंग चैलेंज किया है, तो उसके हाँ अंदर सर मैक्सिमम लोगों को देखा होगा वो पानी काफी कम रखते हैं, हाँ है ना। सर क्यों रखते हैं बेटा, क्योंकि जितना कम पानी इसमें रखेंगे उतना ही फ्लिप करना आसान है। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास उतना ही नीचे होता जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर अपन जो भी फर्दर टॉपिक्स होंगे आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके And sir, हाँ sir, मैम, जी मैम, hello, sir, हाँ हेलो मैम, sir, we'll take a half minute only, huh? हाँ हाँ। So, how's the thing is going on, sir? क्या चीज मैम, थोड़ा सा रिपीट करेंगे आप? Sir, Devashish ka, yeah. देवाशीष का So, whether he's understanding the things or he's फर्स्ट डे जो मुझे उर्वशी मैम ने बताया था वो ये बताया था कि इसने फोर्स और जो चैप्टर है ना ये थोड़ा सा रीड आउट किए हुए हैं, तो मैंने उसी लेवल से स्टार्ट किया। बट मुझे थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाया, बिकॉज इसका क्या है, बुक लेवल पर इसने एकदम स्क्रैच लेवल पे पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे वो मिसिंग था। तो फिर इसीलिए आज मैंने एकदम से बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट डे केवल हम ये बात कर रहे थे कि कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर ऑनेस्टी है, ये जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है उसको डायरेक्टली बोल देता है। मतलब एक बार ऐसे बच्चे होते हैं ना कई बार कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीजों को, हाँ, और केवल बस बता देते हैं हाँ कि हाँ अंडरस्टैंड हो गया। ऐसा नहीं है, ये ऑनेस्ट है चीजों को लेकर। और जो चीजें इसको थोड़ा सा मगअप है ना मैडम, इसको क्या मेमोरी, ठीक है, इसने क्या मेमोराइज कर लिया है चीजों को। जैसे कि हमने जो स्टार्टिंग में किया था, इसने न्यूटन और ये जो जैसे कि मान लीजिए हम आज बात करें स्टार्टिंग की, तो हम बात कर रहे थे कि सर न्यूटन कितने डाइन के इक्वल है, तो इसने क्या मेमोराइज किया हुआ है चीजों को, तो उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर लेकर आना थोड़ा सा पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फाउंडेशन लेवल पे टीचर्स भी होते हैं ना, वो थोड़ा सा मेमोराइज करवा देते हैं, है ना। तो वहां से इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर लेकर आना पड़ेगा धीरे धीरे। मतलब फर्स्ट डे हमारी बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे याद है मैं कुछ बोले जा रहा था और देव को शायद लग रहा था सर पता नहीं आज क्या बोल रहे हैं, है ना। लेकिन मैं फर्स्ट डे, एक मिनट, हाँ, तो फर्स्ट डे क्या मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को जज कर लिया था, तो इसीलिए सेकंड डे हम एकदम बेसिक से स्टार्ट हुए, एकदम फोर्स से स्टार्ट हुए। और जो कुछ क्वेश्चंस थे इसके वर्कबुक के, आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस इसके आईसीएसई वर्कबुक के क्वेश्चन है, तो इसने इनका सब का करेक्ट जवाब दिया एकदम। लेकिन जैसे ही हम नए क्वेश्चंस पर आए तो इसने ट्राई बहुत अच्छा किया, गिव अप नहीं किया, ट्राई किया। उसके बाद जब नहीं आया तो इसने ऑनेस्टली बोला कि सर मुझे नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। तो धीरे धीरे चीजें मैम हो मतलब जाएगी। जो सर इसने फोर्स का चैप्टर किया था वो मतलब अब अबव द लाइन है, रूट कॉज से एकदम क्लियरिटी नहीं है। हाँ मतलब एकदम, मतलब ऐसा होता है ना कि मेमोराइज है, बस थोड़ा सा हाँ, फॉर्मूलाज हाँ, वगैरह मेमोराइज है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर लेकर आना पड़ेगा उनको। मतलब अगर मैं ओके। बुक के क्वेश्चन दे दूंगा तो इसको विदाउट कैलकुलेशन आंसर पता है, बट अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दूंगा तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो ये अप्लाई कर रहा है आज कुछ चीजों को, ओके, है ना। ठीक है मैम, तो धीरे धीरे चीजें वापस से एक लेवल पर आ जाएगी, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा 2-3 दिन लगते हैं और फ्रीक्वेंसी मैच होने में, उसके बाद चीजें आज इसको समझ में आया होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रही इन टॉपिक्स में। कल हम और थोड़ा लेवल पर इनहेंस करेंगे चीजों को, और अदर सब टॉपिक पे भी ऐसे करेंगे, तो इसको धीरे धीरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय सर बाय बेटा।